हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल पे। मैं विकास कुमार और आपका सबका मैं वेलकम करता हूं अपने चैनल पे यानी पीपीआई ट्यूटोरियल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार पैरामेडिकल का 2020 का केमिस्ट्री सेक्शन से पूछा हुआ सवाल जो कि प्रीवियस ईयर का है। सो DCECPM में पैरामेडिकल 2020 में केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्जाम में, यानी जो लेटेस्ट ईयर का एग्जाम हुआ था 2020 का, हम लोग उसमें केमिस्ट्री भाग से पूछे गए सारे प्रश्नों को, रसायन विज्ञान से पूछे गए सारे प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जब भी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपको उससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा इस वीडियो का PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी पेज को आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए सब ना गवाते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न सॉल्व करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि which is the most common oxidation state of lanthanides seen in the compounds of lanthanides। So lanthanides के यौगिकों में देखे जाने वाले लैंथेनाइड का सबसे आम ऑक्सीजीकरण की स्थिति कौन सा है? तो आपके ऑप्शन से पहला +4, +5, +2 या +3। तो आपको बताना है कि इनमें से आपका सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा होगा। तो चलिए कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट कीजिए। जिनका भी आंसर +3 है वो करेक्ट है। +3 इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द लैंथेनाइड कंपाउंड्स। अब वो कैसे है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस एनसीईआरटी के किस बुक से ये आपका सवाल आया है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 के बुक से, एनसीईआरटी के बुक से आया है, यानी DNF ब्लॉक करके जो आपका चैप्टर है उसके ऊपर। और मैं आपको टॉपिक भी बता देता हूं कि एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से आया टॉपिक नंबर। तो टॉपिक नंबर है 8.5.3 से आपका ये टॉपिक से पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, आइए इस क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हैं। तो अमन ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, तो मतलब ये लैंथेनाइड्स के सीरीज का पूछ रहा है। तो आप लैंथेनाइड्स के सीरीज को, लैंथेनाइड सीरीज को आप लोग जानते हो कि लैंथेनॉइड सीरीज जो आपका होता है, लैंथेनॉइड सीरीज वो आपका किस प्रकार से होता है? तो आपका NS2 यानी कॉमन जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका रहता है, तो उसका रहता है NS2N-1D। ये आपका 0 से 1 तक रहता है। और F का N-2F 1 से लेके 14 तक, ये आपका यानी 1 से लेके 14 तक ये आपका कॉमन हो गया लैंथेनॉइड सीरीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके बाद कि आपको बताना है कि कॉमन क्या है। तो इसके लिए आपको एक चीज जानना होगा कि लैंथेनाइड्स में लास्ट में जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लास्ट में क्या होता है? NS2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो NS2 के जो सबशेल्स होता है, उसके बाद ये जो आपका N-1 यानी D0 से लेके 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है इसमें, और उसके अंदर सबसे अंदर आपका ये सबसे बाहर रहता है, यानी सबसे आउटर मोस्ट में आपका NS2 वाला रहता है। फिर उसके अंदर पेनल्टीमेट सेल, यानी जस्ट उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट सेल। पेनल्टीमेट सेल किसे बोलते हैं? जो आपका जस्ट एक सेल आउटर मोस्ट से पहले रहता है उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। और सबसे अंदर आपका रहेगा N-2F 1 से लेके 14 वाला। ठीक है, तो ये आपका 1 से लेके 14 वाला। तो आपको ये समझ में आ गया कि सबसे आउटर मोस्ट यहाँ पे सेल कौन सा है? सबसेल, यानी सबसेल का बात हो रहा है तो NS2। उसके बाद वाला कौन सा सबसेल है? पेनल्टीमेट सेल कौन सा है? तो N-1D वाला। और उसके बाद सबसे अंदर वाला N-2F वाला। ठीक है, तो आपको सीरीज पता चल गया कि सीरीज क्या है। ये लैंथेनॉइड सीरीज, कॉमन लैंथेनॉइड सीरीज क्या है और ये किस ग्रुप में और पीरियड में रहता है,
लेंथोनाइट सीरीज, तो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6, ठीक है, पीरियड नंबर आपका ये 6 है, ठीक। तो अब जो भी इलेक्ट्रॉन्स आपके निकलेंगे तो आउटर मोस्ट सब सेल से निकलेंगे, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है आपका देख सकते हो, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकलेंगे और यहाँ कॉमन क्या आएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, ठीक है, क्योंकि 0 और 1 से है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से पेनल्टीमेट सेल से। लेकिन जब उसके भी अंदर हम चले जाते हैं यानी n-2 में, तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक एंटी पेनल्टीमेट सेल है, यानी अंदर आ जाता है, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल है ये, ठीक, ये एंटी पेनल्टीमेट सेल है, तो इससे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको 0 लेके चल रहे हैं, क्योंकि ये n-2f बहुत अंदर आ जाता है ना, तो आउटर मोस्ट में ns2 है, उसके अंदर यानी पेनल्टीमेट सेल n-1 है, फिर उसके भी अंदर सेल के अंदर सब सेल के अंदर n-2 आता है, तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, यानी सराउंड में इतना हो जाता है कि इससे निकलना थोड़ा इलेक्ट्रॉन मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका कारण था, यहाँ पे से 2 इलेक्ट्रॉन्स ns2 से और n-1d से 1 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, तो टोटल आपका लेंथेनाइड्स में 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, ठीक है। तो निकलता है तो क्या हो जाता है, प्लस, निकलता है लूज करता है तो क्या हो जाता है, प्लस, तो इसलिए यहाँ पे +3 आपका आंसर रहेगा। तो +3 होने का आंसर ऑक्सीडेशन स्टेट का ये है। और इसको और डिटेल में पढ़ना है तो टॉपिक तो आपको मैंने बता दिया कि 8.5.3 में आपको एकदम डिटेल में दे रखा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट करने के लिए आपको ये वाला लेंथेनाइट सीरीज का आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, ns2 n-1d 0 से लेके 1 तक और n-2f 1 से लेके 14 तक, तो ये आपको आना चाहिए। आपको पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, यानी आउटर मोस्ट सब सेल का उसके जस्ट पहले वाला जो सेल होता है सब सेल, उसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं, और सबसे अंदर उसके एक एंटी पेनल्टीमेट सेल है यानी n-f2 वाला। तो ये था आपका पूरा ओवरव्यू चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। तो आपको किसी भी सीरीज का निकालने के लिए मैं दूंगा तो आप लोग निकाल लोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए इसी पे मैं एक प्रश्न दे देता हूं, ये तो लेंथेनाइट का था। अब आप मेरे को बताइए एक्टिनाइड्स का कंपाउंड्स का क्या निकलेगा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कॉमन पूछ रहा हूं, मतलब पूरा मैं एक पीरियड यानी ग्रुप लेंथेनाइट सीरीज के ग्रुप्स के लिए पूछ रहा हूं। तो आंसर बताइए, तो एक्टिनाइड्स का क्या निकलेगा। तो एक्टिनाइड्स का भी आप लोग निकालोगे, सेम करोगे यही। इसमें क्या रहता है एक्टिनाइड्स में, फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। इसमें भी आपका यही रहता है F5 1 से लेके 14 तक, फिर आपका 6D यानी ये पूरा सीरीज वही रहता है, 6D यानी n- आपका 6D और 0 से लेके 2 तक और 7s2, तो इसका भी आपका +3 ही रहता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनाइड्स का भी आपका जस्ट सेम, आप उसको सीरीज कॉमन जनरल कॉमन ये वाला निकाल के आप भी एक्टिनाइड्स का निकाल सकते हो। तो एक बार एक्टिनाइड्स का भी एक बार निकाल लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, जो जैसे मैंने लेंथेनाइट सीरीज के लिए लिखा आप एक्टिनाइड सीरीज के लिए लिखिएगा। और ये कौन सा पीरियड और ग्रुप में रहता है, तो ये भी ग्रुप नंबर आपका 3 और पीरियड नंबर 7 में रहता है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 1, इसको मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया है। और इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को हम लोग को डिटेल में करना है, क्योंकि इस टॉपिक पे अगर फिर से सवाल पूछा हो सकता है एक्टिनाइड सीरीज पे पूछ दे, तो इसलिए आपको इसको अच्छे से कर लेना है। एनसीईआरटी को एकदम ध्यान से पढ़िए। चैप्टर नंबर 8 का सवाल है क्लास 12 का डीएनए ब्लॉक का, टॉपिक नंबर है आपका 8.5.3। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए अब आप सेकंड प्रश्न देखते हैं आज का। तो सेकंड प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, तो सेकंड प्रश्न ये है कि विच इज प्रेजेंट इन पिग आयरन इन मैक्सिमम अमाउंट एज एन इम्प्योरिटी, यानी हिंदी में कौन सा तत्व है जो अशुद्धि के रूप में अधिकतम मात्रा में कच्चा लोहा में पाया जाता है, यानी पिग आयरन में कैसे अशुद्धि के रूप में यानी एज एन इम्प्योरिटी। तो आपको दिए गए हुए ऑप्शंस यानी कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस और मैंगनीज में बताना है कि आपका
कौन सा तत्व है जो पिग आयरन यानी कच्चा लोहा में आपको पाया जाता है अशुद्धि के रूप में? तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि कौन सा पाया जाता है। तो उससे पहले क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करने से पहले प्रत्येक एमसीक्यू को बारीकी से आपको मैं बता देता हूं कि ये किस चैप्टर से पूछा गया है। तो ये एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 पेज नंबर 156 में पैराग्राफ दूसरा है ना, उसमें ये पूरा अच्छा से दे रखा है कि कौन सा तत्व कितने मात्रा में पाया जाता है आपका पिग आयरन में। ठीक है, तो यहां पे हमको देखना है कि पिग आयरन है। ठीक है, तो आयरन है तो इसमें मेजोरिटी में एफ ही रहेगा यानी आयरन, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तत्व आपके एलिमेंट्स रहते हैं, तो उसको हम लोग अशुद्धि बोलते हैं इंप्योरिटी के फॉर्म में। तो जैसे हो गया आपका कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज और भी तत्व जैसे टाइटेनियम, ये आपके एक्सेट्रा रहते हैं तत्व आयरन में। ठीक है, अशुद्धि के रूप में। तो उसमें से 4 यहां दे रखा है आपको, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैंगनीज। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा मात्रा में इन गिवन तत्वों में से कौन सा होगा। तो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा यानी कार्बन। कार्बन आपका करेक्ट आंसर है। कार्बन सबसे ज्यादा मात्रा में अशुद्धि के रूप में पिग आयरन में पाया जाता है। अब इसके लिए हमको इसका सबका परसेंटेज याद रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 का पेज नंबर 156 में पैराग्राफ दूसरा जो है ना, दूसरा पैरा में आपका दे रखा है। तो आइए अब देखते हैं सबका परसेंटेज दिए हुए ऑप्शंस में। तो कार्बन आपका कितना रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा है तो ये 4 से लेके 5% तक आपका कार्बन रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका दे रखा है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन आपका रहता है 1 से लेके 3% तक आपका रहता है सिलिकॉन कच्चा लोहा में। और फास्फोरस आपका रहता है 0.1% से लेकर आपका 2% तक रहता है फास्फोरस। अब बचा हमारा लास्ट ऑप्शन मैंगनीज। ठीक है, तो मैंगनीज भी आपका 0.2 से लेके 3% तक मैंगनीज भी रहता है। तो ये था आपका डिटेल में पूरा क्वेश्चन नंबर 2। और साथ ही साथ यहाँ पे पिग आयरन दिया है, तो एग्जामिनेशंस के लिए मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है तो इस बार कच्चा लोहा पे पूछा, तो हो सकता है आपका अगले बार रॉट आयरन यानी पिठुआ लोहा के ऊपर भी सवाल पूछ दे। तो इसको भी आप लोग को देख लेना है, पैराग्राफ 2 में ही आपको सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। तो पिठुआ लोहा में भी मैं बता देता हूँ कि 0.5 से लेके 1% आपका रहता है अशुद्धि कार्बन का। और आपका एक और होता है कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा, इसमें भी आपका कार्बन का परसेंटेज लगभग 3 से 4% कार्बन कंटेंट रहता है एज अ फॉर्म ऑफ impurity. So I have already explained you all the MCQ and also given the extra tip regarding the upcoming paramedical exam of 2021. सो आपको इस तरह से अपना प्रिपरेशन करना है, इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्क्राइब कर रहा हूं। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। आ जाइए, अब आज का नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है विच वन डज नॉट शो म्यूटा रोटेशन। तो इनमें से कौन सा है जो म्यूटा रोटेशन नहीं शो करता है? तो ऑप्शंस आपके दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुक्रोज प्लस माल्टोज प्लस लैक्टोज एंड माइनस फ्रक्टोज। तो गाइस ये क्वेश्चंस आपका बेस्ड है आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के ऊपर, जो क्लास 12 का आपका बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर्स है, ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, यानी चैप्टर नंबर आपका 14 क्लास 12 का एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 14 का ये प्रश्न है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर। ठीक, और ये टॉपिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस टॉपिक नंबर से ये प्रश्न आया है। क्यों? क्योंकि आपको एक बार जाके उस टॉपिक को भी एनसीईआरटी बुक से रेफर करना है, बिकॉज एनसीईआरटी पैरामेडिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, वहीं से प्रश्न आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए मैं आपको एनसीईआरटी से इसलिए बताते चल रहा हूँ कि क्यों आपके लिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फॉर क्लियरिंग साइंस सेक्शन आपका एनसीईआरटी से ही रहता है मेजोरिटी में। सो यहाँ पे आपको
कंडीशन ये है कि टॉपिक नंबर 14.1.1 आपका एक टॉपिक है रिड्यूसिंग शुगर्स, यानी रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं, ये आपको एक टॉपिक है जिसको 14.1.1 में आपको देखना है। तो रिड्यूसिंग शुगर्स वैसे शुगर्स होते हैं जिसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप और फ्री कीटोन ग्रुप आपका फ्री रहता है जिसमें। ठीक है, तो वो ऐसे तत्व को, शुगर्स को जिसमें फ्री रहता है एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स जिसमें नॉन फ्री, मतलब फ्री नहीं रहेगा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और रिड्यूसिंग शुगर्स क्यों बोलते हैं, ये बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। दो तरह का टेस्ट होता है, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और आपका फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, ये दो टेस्ट होता है। तो आपका जो रिड्यूसिंग शुगर होता है ये पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, यानी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है, और आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स नेगेटिव रिजल्ट्स, मतलब कोई रिजल्ट्स नहीं देता है टॉलेंस और फेलिंग टेस्ट का। तो इसलिए इसको फ्री यानी रिड्यूसिंग शुगर्स और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को नॉन फ्री यानी टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। तो आपका जो माल्टोज लैक्टोज फ्रक्टोज रहता है ये सारा आपका रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर्स होगा वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा क्योंकि इसमें फ्री CHO और फ्री कीटोन ग्रुप रहता है। लेकिन सुक्रोज जो है आपका, वो आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है। सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का एग्जाम्पल है, नॉन रिड्यूसिंग। तो इसमें आपका फ्री नहीं रहेगा कीटोन और आपका एल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO इसमें फ्री नहीं रहेगा, ना कीटोन ग्रुप रहेगा, तो ये म्यूटा रोटेशन नहीं शो करेगा। बाकी माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, फ्रक्टोज, इन तीनों में आपका रहता है फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, और सुक्रोज में नहीं रहता है, इसलिए इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर में बोलते हैं। तो ये था आपका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। और इसके लिए आपका टेस्ट भी रहता है टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और फेलिंग रिएजेंट टेस्ट, जो आपको कंफर्म करता है कि कौन से रिड्यूसिंग शुगर्स हैं कौन से नहीं है। जो ये टेस्ट में रिजल्ट्स देंगे वो रिड्यूसिंग होंगे, जो नहीं रिएक्ट करेंगे उसको नॉन रिड्यूसिंग बोलेंगे। और आपका रिड्यूसिंग में 3 है, माल्टोज लैक्टोज फ्रक्टोज गिवन ऑप्शंस में से, और सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स है। और भी अदर शुगर्स के लिए आप लोगों को बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 14 क्लास 12 टॉपिक नंबर 14.1.1 देखना होगा। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से डिटेल में समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आइए अब आज का चौथा प्रश्न देखते हैं जो कि पूछा गया था आपका 2020 के पैरामेडिकल एग्जाम के केमिस्ट्री सेक्शन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि विच वन रिएक्ट्स विथ एसिड अमाइड टू गिव मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो आपको एसिड अमाइड के साथ कौन सा रिएजेंट्स को हम लोग यहाँ पे से, इतने 4 गिवन रिएजेंट्स में से कौन सा रिएजेंट्स के साथ हम लोग इसको रिएक्शंस करवाएंगे कि आपको एसिड अमाइड कन्वर्ट हो जाए मिथाइल अमाइन में। तो ये क्या है, एसिड अमाइड है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एसिड अमाइड क्या होता है। तो एसिड अमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है आपका एसिड अमाइड, इसका ये केमिकल फॉर्मूला है। और इसको हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, CH3NH2, यानी इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिथाइल अमाइन। ठीक है, तो हमको अमाइड को यानी अमाइड को कन्वर्ट करना है अमाइंस में। ठीक है, तो कौन सा रिएजेंट्स यूज करेंगे कि आपका ये रिएक्शन संभव हो। ठीक है, तो आइए एक एक करके सभी को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एसिड अमाइड के साथ सारे रिएजेंट्स को, और क्या बनेगा वो देख लेते हैं। और आप लोग ये जानते हो ऑर्गेनिक का सवाल है ये, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आपको यहाँ पे एक बार फिर मैं बोल दे रहा हूँ कि आपको एसिड अमाइड को कन्वर्ट करना है मिथाइल अमाइन में, यानी अमाइड है या ग्रुप है उसको हम लोग अमाइंस में करना है। ठीक है, अमाइंस में कन्वर्ट करना है, यानी NH2 में ये जो ग्रुप है इसको अमाइड को अमाइंस में करना है। तो आइए अब एक एक करके डिटेल में आंसर इसका देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रिएक्शंस करवाते हैं।
पहला आपका क्या दे रखा है, तो CH3 डबल बॉन्ड O NH2, इसमें क्या दे रखा है आपको, NaOH प्लस Br, तो आपका Br2 यानी क्या बनेगा यहाँ पे आपका, ये आपका बनेगा CH3NH2 प्लस में आपका बनेगा NaBr प्लस CO। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे मिथाइल अमाइन दे रहा है, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही निकला। ठीक है, लेकिन हम पूरा ऑप्शंस को डिटेल में देखेंगे, तो डिटेल में देखने के लिए अब एसिड अमाइड को यानी रिएक्शन नंबर 2 में क्या बनेगा हम लोग सबको देखेंगे। हो सकता है कि इस बार इससे पूछ दे, तो आपको प्रत्येक MCQ को मैं डिटेल में बता रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एसिड अमाइड में जो दे रखा है इसको कन्वर्ट करना था मिथाइल अमाइन में, तो पहले ही आंसर हमको मिल गया। लेकिन अब दूसरा देखते हैं कि ये क्या देगा, तो ये आपका देगा CH3 डबल बॉन्ड O NH3, ये क्या देगा NH3 हो जाएगा ये। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड में NH3 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा। थर्ड वाला देखते हैं PCl5 में, तो एसिटामाइड के साथ हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, रिएजेंट देंगे। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 था, इसको लिख लीजिएगा। यहाँ PCl5 है रिएजेंट, PCl3 है सॉरी, तो PCl3 में CH3C डबल बॉन्ड O NHCl, ये आपका PCl5 के साथ रहेगा। और सोडा लाइम के साथ आपका एसिटामाइड का कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नो रिएक्शंस। तो ये था आपका डिटेल में 1 के साथ कैसा रिएजेंट के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर सेकंड में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, फिर PCl5 के साथ आपका कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, और सोडा लाइम के साथ आपका नो रिएक्शंस, तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये था आपका पूरा डिटेल में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 ऑप्शंस का पूरा रिएक्शंस का डिटेल में। तो इस तरह से आपको पूरा ये क्वेश्चन नंबर 4 से 4 और रिएक्शंस मिल गया आपको इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक के लिए, क्योंकि एग्जाम में दिया है ऑप्शंस, तो ये रिएक्शंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आइए अब आज का नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें पूछा गया है कि विच क्लास डज नॉट कंसिस्ट ऑफ होमोपॉलीमर्स। तो होमोपॉलीमर किस वर्ग से नहीं आते हैं, तो यहाँ पे होमोपॉलीमर्स और हेट्रोपॉलीमर्स, तो पॉलीमर्स का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो पॉलीमर्स आपका कहाँ से है, किस चैप्टर से आपका पॉलीमर्स के ऊपर सवाल है, तो ये क्लास 12th का NCERT का क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स के ऊपर सवाल है। पॉलीमर्स करके चैप्टर है क्लास 12 में, उसके ऊपर सवाल है। दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एक है होमो और एक है हेट्रो। ठीक है, होमो और हेट्रो पॉलीमर। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा इनमें से एक है जो डज नॉट कंसिस्ट ऑफ होमोपॉलीमर्स, यानी आपका 3 होमोपॉलीमर्स में आते हैं और एक है जो आपका हेट्रोपॉलीमर्स में आता है। तो आपको बताना है कि हेट्रोपॉलीमर्स कौन है। साफ सीधा मैं क्वेश्चन घुमा के यही पूछ रहा है, डज नॉट लगा रखा है होमोपॉलीमर्स, यानी हेट्रो कौन सा है, बाकी 3 आपके होमो है। तो आपको इसके लिए एक बार NCERT देखना होगा और सारे एग्जांपल्स होमो और हेट्रो पॉलीमर्स के याद करने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज क्या होता है भाई, तो सेल्यूलोज आपका ग्लूकोज से बनता है। ठीक है, ग्लूकोज मोनोमर से बनता है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ ग्लूकोज से बनता है, तो ये आपका हो गया होमोपॉलीमर्स। ठीक है, नेचुरल रबर यानी प्राकृतिक रबर, ये आपका आइसोप्रीन मोनोमर से बनता है और ये भी आपका होमोपॉलीमर हो गया। अब प्रोटीन्स देख लेते हैं। प्रोटीन्स आपका RNA DNA अमाइनो एसिड्स इतने सारी चीजों से बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे इतने सारे चीज हैं तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरो। हेटेरो का मतलब ही होता है अलग, होमो का मतलब होता है सेम, तो ये हो गया आपका हेटेरोपॉलीमर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी प्रोटीन आपका सही आंसर है। अब नाइलॉन 6 को भी देख लेते हैं। नाइलॉन 6 आपका कैप्रोलैक्टम से बनता है, तो ये भी आपका मोनोमर हो गया।
और ये आपका होमोपॉलीमर हो गया। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे एमसीक्यू का ऑप्शंस का, सेल्यूलोज का, नेचुरल रबर, प्रोटीन्स और नाइलॉन 6। तो हमें क्या पता चला कि सेल्यूलोज, नेचुरल रबर और नाइलॉन 6 आपका हो गया होमोपॉलीमर्स, और प्रोटीन्स क्योंकि आरएनए, डीएनए, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे यूनिट से बनता है, तो उसको हम लोग प्रोटीन्स को हम लोग हेट्रोपॉलीमर्स बोलते हैं। तो ये था आपका डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपके इस चैप्टर का क्वेश्चंस, यानी पॉलीमर्स चैप्टर्स के इस क्वेश्चंस का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए आज का नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि एक गिवन रिएक्शंस के लिए आपका गिवन रिएक्शन, द वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शंस, यानी कार्बन सॉलिड, CO2 गैस और मिल के वो इक्विलिब्रियम पे 2CO2 बना रहा है। 2CO2, इसमें 2 ऐड कर लीजिएगा, 2 होगा यहाँ पे। सो आपको बताना है कि इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। पहले एक बार मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। द रिएक्शंस वैल्यू फॉर द गिवन रिएक्शन इज 170 किलो जूल और 170 जूल पर केल्विन रिस्पेक्टिवली। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस एट, कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, एट विच टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चंस में आपको चैप्टर नंबर 6 से पूछा गया है, यानी आपका थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th। ये थर्मोडायनेमिक्स का आपका सवाल है और इसमें बस पूछ रहा है कि आपको दो वैल्यू दे रखा है, ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा एस का, और आपको रिएक्शंस दे रखा है। एक रिएक्शंस यानी ग्राफाइट का हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो 2CO2 बनता है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल बनता है। तो इस रिएक्शंस पे यानी इक्विलिब्रियम पे, आपका जो इक्विलिब्रियम है उस पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करने के लिए कौन सा टेम्परेचर हमको देना होगा कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो। तो ये सवाल न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल के लिए चलिए हम लोग इसको डिटेल में सॉल्व करते हैं। तो हमको पहले गिवन क्या है ये देख लेते हैं। तो गिवन है आपको डेल्टा एच, डेल्टा एच दे रखा है 170 केल्विन किलो जूल, सॉरी 170 किलो जूल्स, और आपका डेल्टा एस दे रखा है, ठीक है, डेल्टा एस 170 जूल पर केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी खुद से हो जाएगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है इसके लिए? तो बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला है आपका गिब्स एनर्जी पे, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस पे दो कंडीशन आता है। कंडीशन नंबर 1 कि डेल्टा जी जब नेगेटिव रहे, और एक डेल्टा जी जब पॉजिटिव रहे, और डेल्टा जी एक और कंडीशन जब जीरो रहे, ठीक है। तो जब नेगेटिव रहता है तो इसका मतलब क्या होता है कि रिएक्शन यानी वैल्यू जब नेगेटिव आएगी, डेल्टा जी की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर वो नेगेटिव है तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ठीक। नहीं पॉजिटिव है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और जीरो पे है तो इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। तो हमको ये इक्विलिब्रियम पे दे रखा है रिएक्शंस, और पूछ रहा है कि आपको बताना है कि हमको स्पॉन्टेनियस कब होगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए आपको ये वाला कंडीशन यानी पहला कंडीशन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन कब, जब आपका डेल्टा जी का हम लोग वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एच और टी डेल्टा एस का सबका वैल्यू पुट करने के बाद, तो आपका डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, तभी आपका ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस यानी खुद से हो जाएगा, विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी, विदाउट कोई भी एनर्जी दिए हुए, उष्मा दिए हुए, अपने आप ही रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए हमको एक फॉर्मूला को, ये वाला फॉर्मूला को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मैं रेस कर रहा हूं इसको, ठीक है, बैक करके देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो उसके बाद से देख रहा हूं मैं, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो हमको वैल्यू दिया हुआ था डेल्टा एच का और डेल्टा एस का, तो टी निकालना है, और जी हमको पता है कि जीरो होगा, क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है।
तो ये इक्विलिब्रियम पे था, तो इक्विलिब्रियम पे हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस कंडीशन को करने के लिए हमको इक्विलिब्रियम मान के इस रिएक्शन को पहले टेम्परेचर निकालना होगा T। यहाँ पे एक बार फिर बता रहा हूँ कि डेल्टा H दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, हमको डेल्टा G और डेल्टा T नहीं दे रखा है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे मान के, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन है और हमको स्पॉन्टेनियस में निकालना है, तो डेल्टा G इक्वल टू 0 यानी थर्ड कंडीशन जो पिछले पॉइंट्स में मैंने बताया लेके, तो यानी 0 डेल्टा H T डेल्टा S, ये कंडीशन लेके हम इक्विलिब्रियम पे निकाल रहे हैं। पहले इक्विलिब्रियम पे निकाल लेंगे टेम्परेचर वैल्यू क्या निकलेगा, उसके बाद हम स्पॉन्टेनियस पे निकालेंगे। तो यहाँ पे 0 हो गया, तो डेल्टा H बराबर ये माइनस उधर चला गया, तो ये डेल्टा S हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा H का वैल्यू क्या दे रखा था, तो ये वाला वैल्यू आपका किलो जूल वाला, तो 170 किलो जूल। ठीक है, और डेल्टा S का क्या था, तो 170 जूल पर केल्विन। ठीक है, 170 जूल पर केल्विन, तो T उधर चला जाएगा, तो 170 जूल किलो जूल यहाँ बच गया और 170 जूल पर केल्विन यहाँ बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। किलो जूल है तो यानी 10 का पावर 3, किलो जूल्स का मतलब क्या होता है 10 का पावर 3, किलो मतलब 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 लिख दिए और 170 नीचे लिख दिए, और केल्विन जूल पर केल्विन, तो यहाँ से आपका जूल जूल कट गया, तो बचा क्या आपका वैल्यू 170 बट्टे 170, तो 170 कट गया और नीचे में केल्विन बचा, तो अब यहाँ इसका लिख रहा हूं मैं आंसर। तो आपका क्या आया 170 70 तो कट गया, तो आपका आंसर आया 10 का पावर 3 नीचे में केल्विन पर केल्विन, तो ये हो गया 10 का पावर 3 केल्विन। ठीक है, 10 का पावर 3 केल्विन, यानी आपका आंसर क्या आया, टेम्परेचर क्या आया 1000 डिग्री केल्विन। तो ये क्या था आपका जो 1000 डिग्री केल्विन आया, ये 1000 डिग्री केल्विन आपका था इक्विलिब्रियम पे, यानी जब G 0 रहेगा, लेकिन हमको तो निकालना है G नेगेटिव के लिए। तो G नेगेटिव कब होता है, तो G नेगेटिव होने का एक क्राइटेरिया रहता है, तो G नेगेटिव होने का एक क्राइटेरिया रहता है, उसको हम लोग जब कर लेंगे तभी आपका ये निकलेगा। तो यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं, इस पोर्शन पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। तो G नेगेटिव निकलने के लिए हमको टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर इससे ज्यादा होना चाहिए, तो G निकालते हैं हम लोग अब। तो नेगेटिव लाने के लिए हमको G अब यहाँ पे लेना होगा, नेगेटिव निकालने के लिए अब हमको यहाँ पे, चूंकि डेल्टा G और के लिए जब 0 रहे इक्विलिब्रियम पे, तो उसके लिए तो टेम्परेचर हमको आ गया, टेम्परेचर आ गया आपका 1000। अब हमको स्पॉन्टेनियस करना है, तो आप ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला फॉर्मूला, तो स्पॉन्टेनियस करने के लिए हमको क्या करना होगा कि आपको टेम्परेचर का वैल्यू बढ़ाना होगा फॉर दिस रिएक्शंस। ठीक है, तो हमको टेम्परेचर का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाना होगा, तभी आपका G नेगेटिव में निकलेगा। जब इसमें वैल्यू जब 1000 को पार कर जाएगा, तभी तो आपको ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तभी तो ये नेगेटिव बड़ा रहेगा डेल्टा H से, तो डेल्टा H से जब बड़ा रहेगा तभी तो आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब जाके आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो जब आप 110 डिग्री, क्योंकि 1000 से ऊपर बस एक ही वैल्यू है, तो आपका 1110 केल्विन पुट करोगे इसमें, और जब निकालोगे डेल्टा G का वैल्यू, तो ये नेगेटिव में निकलेगा, और बाकी तीनों टेम्परेचर के लिए आप पुट करना डेल्टा T का वैल्यू यहाँ पे इस केल्विन को 710 910 510, तो आपको पता चल जाएगा कि डेल्टा G आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो बस एक रिएक्शन के लिए नेगेटिव आएगा, वो है ऑप्शन नंबर 3। तो आप इसको, आपका वर्क है कि आप चारों को पुट करके इस फॉर्मूला में डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S में सॉल्व करना, आपको मिल जाएगा आंसर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा जा रहा है कि इन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम रिएक्शन Kp नॉट इक्वल टू Kc, तो निम्नलिखित श्याम में से
यानी आपको 4 रिएक्शन जो साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम के दे रखे हैं उसमें आपको बताना है कि Kp नॉट इक्वल टू Kc। तो आपको इसमें से एक खोजना है कि इसमें Kp इक्वल टू Kc नहीं होगा। सो आइए एक एक करके हम लोग रिएक्शंस को देखते हैं, और रिएक्शन जानने से पहले चैप्टर नंबर जान लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 यानी इक्विलिब्रियम का सवाल है क्लास 11th का। ठीक है, क्लास 11th का इक्विलिब्रियम का ये प्रश्न है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है इक्विलिब्रियम क्लास 11th का, यानी साम्य अवस्था। तो इस पे एक फॉर्मूला है जिसका यूज होगा Kp इक्वल टू Kc, Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस पे आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका रिएक्टेंट साइड हो गया, ये आपका प्रोडक्ट साइड हो गया। ठीक है, तो डेल्टा n निकालना है और सबका वैल्यू पुट करते जाना इसमें, और फिर आपको देखना है कि Kp इक्वल टू Kc हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। ठीक, तो आपका पहला रिएक्शंस के लिए डेल्टा n यानी मॉलिक्यूल्स नंबर कितना है, तो इधर आपका 2 है और इधर कितना है, 2 है। तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपका जब ये वैल्यू पुट कीजिएगा इस रिएक्शंस में Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n में, यहाँ पे जब वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो आपका ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपका Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो इसमें Kp इक्वल टू Kc है। अब दूसरा देखते हैं, डेल्टा n निकालते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो आपका इधर 2 है और इधर 1 और 1 2। ठीक है, तो 2 माइनस 2, ठीक है, तो 0। इसमें भी आपका सेम प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा, इसमें भी Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है कि डेल्टा n निकालना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो इधर आपका 1 1 यानी 2 मॉलिक्यूल्स और इधर भी आपका 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 माइनस 2 0 हो गया। इसमें भी आपका Kp इक्वल टू Kc हो जाएगा। अब तीनों में तो Kp इक्वल टू Kc हो गया, तो ऑटोमेटिकली है कि D वाला में नहीं होगा, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, यही सॉल्व कर देते थे इसके नीचे। तो डेल्टा n निकाले, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ 2, तो 2 लिख दिए। रिएक्टेंट अब माइनस होगा इससे, तो 1 यहाँ है और 2 इसमें है, तो टोटल 3 हो गया, तो -1। अब इसको हम लोग पुट करेंगे Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा n में। ठीक है, तो अब इसका क्या आंसर आएगा, Kp इक्वल टू Kc RT n में -1। तो ये तो आपका Kp इक्वल टू Kc नॉट इक्वल टू हो गया, ऑटोमेटिकली नॉट इक्वल टू। तो ये आपका Kp इक्वल टू नॉट इक्वल टू Kc, तो करेक्ट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब आइए आज का अंतिम क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, और आपको बताना है कि आपको कैसा लगा। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगा तो आपको क्लास। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए आज का 8वां प्रश्न देखते हैं, और अंतिम प्रश्न है जो कि 2020 के एग्जाम में पूछा गया था पैरामेडिकल के। तो आपका प्रश्न है ये है कि विच मॉलिक्यूल इज लीनियर। ठीक है, कौन सा अणु रैखिक है, यानी लीनियर में है, यानी 180 डिग्री। और ये चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंधन वाले चैप्टर से पूछा है क्लास 11th का। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर सवाल है, हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है उस बुक में, एनसीईआरटी के बुक में, उस पे सवाल है। तो यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स हमें दे रखा है और आपको बताना है कि कौन सा मॉलिक्यूल रैखिक है। तो अधिकतर लोगों को आप लोग सोच रहे होगा कि इसका आंसर बी होगा, लेकिन बी नहीं होगा। रीजन क्यों है मैं बता देता हूं। जब भी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो हम लोग सेंट्रल यानी बीच में का जो रहता है उसका देखते हैं, ना कि टर्मिनल, बाहर वाले का नहीं देखते हैं। तो इसमें सब में आपको बीच वाला का देखना है, टर्मिनल का नहीं देखना है। ठीक है, और उससे पहले मैं बता देता हूं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें 3 चीजें जानना जरूरी है, sp, sp2 और sp। ठीक है, sp3 यानी आपका इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बॉन्ड एंगल होगा 109.5 डिग्री। sp2 में आपका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री,
और एसपी में 180 होगा, तो जो एसपी होगा वही तो लीनियर होगा। 180 का मतलब क्या होता है? लीनियर, ठीक है। 180 ये वाला बॉन्ड मतलब लीनियर। तो sp3 आपका सिंगल बॉन्ड को कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, sp2 को हम लोग डबल बॉन्ड कहते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और sp को ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो आपका रहेगा 180 डिग्री। तो सेंट्रल में कौन सा आपका है? sp। तो sp आपका कौन सा है सेंट्रल में? तो आपका ये वाला है, फर्स्ट वाला। बाकी सब में आपका सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यानी आपका sp3 है सब। ये सब क्या है? sp3 है। हमको टर्मिनल का नहीं देखना है, ठीक है, सेंट्रल का देखना है। तो ये आपका फर्स्ट वाला में sp है यानी 180 डिग्री, ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका ए हो जाएगा सही आंसर। तो इस बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, सेंट्रल का देखना है, टर्मिनल यानी बाहरी वाला का नहीं। तो ये आपका हो गया ए करेक्ट आंसर, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, ठीक है, ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। तो इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप पीपीआई ट्यूटोरियल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल पे इसी तरह सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस एंड थैंक्स फॉर द वॉच।